हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। सिलेक्शन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, आगामी यूपी की तरफ से टेट की परीक्षा अक्टूबर माह में है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं विशाल आज से आपकी तैयारी में आपका सहयोगी बन के, आपका मार्गदर्शक बन के, आपका शुभचिंतक बन के आपकी तैयारी में आपका सहयोग करूँगा और ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस चैप्टर वाइज कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा, ताकि आप टेट की परीक्षा में अधिक से अधिक मार्क्स हासिल कर सकें और सिलेक्शन ले सकें। साथ ही साथ मेरी कोशिश ये रहेगी पूरी कि मैं आपको चैप्टर का अधिकांश कक्षा के दौरान ही याद करा दूँ। तो चलिए आज से शुरू करते हैं हम अपने इस जर्नी को, और शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, जिसका नाम है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता को हम अन्य नामों से पुकारते हैं, जो कि क्वेश्चन ये बन सकता है पेट के क्वेश्चन पेपर में कि इसका अन्य नाम क्या क्या हो सकते हैं। तो इसका नाम है सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। इसको सिंधु सभ्यता कहने का एकमात्र कारण यह है कि यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पनपी थी, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता इसको कहने का एकमात्र कारण यह है कि जब इस सभ्यता की खोज की जा रही थी, जब इस सभ्यता के बारे में पता चला, तो जब सबसे पहला पूरा स्थल जो खोदा गया था या जिसकी खुदाई करी गई थी, उसका नाम हड़प्पा था। इसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ गया। इसका काल 2300 से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है, अर्थात इसकी टाइमिंग यानी कि ये सभ्यता कब से कब तक के लास्ट करी या कब से कब तक के इसका टाइम पीरियड था, तो ये 2300 से 1900 ईसा पूर्व के आसपास थी। और साथ ही साथ सिंधु सभ्यता के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। ये पूरा पाषाणिक सभ्यता थी या आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी या वैदिक सभ्यता थी या किस प्रकार की सभ्यता थी? तो सिंधु सभ्यता एक आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी। किस प्रकार की सभ्यता थी? आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी। आदि ऐतिहासिक सभ्यता का अर्थ होता है वह सभ्यता जिसका प्रमाण हमें प्राप्त है, जिसके साक्ष्य हमारे पास हैं, जिसकी भाषा हमारे पास है, जिसकी लिपि हमारे पास है, परंतु उस भाषा या लिपि को पढ़ने में हम सक्षम नहीं हैं। ऐसी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता को हम सैंधव सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह सभ्यता तत्कालीन मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन थी। कह सकते हैं कि हमारी सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया और मिस्र से भी प्राचीन थी। इसका विस्तार भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पश्चिमी महाराष्ट्र तक था। इसका कुछ भाग पाकिस्तान में भी आता है, जिसमें बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध राज्य आते हैं। यह पंजाब जो है ये पाकिस्तान का राज्य है, पाकिस्तान का जो पंजाब है उसमें बात करना करेंगे। इसका आकार, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सिंधु सभ्यता का आकार क्या है, वर्गाकार है, आयताकार है, गोलाकार है, त्रिभुजाकार है। तो मैं आप सबको बता दूं कि सिंधु सभ्यता का जो आकार है यह त्रिभुजाकार है। साथ ही साथ कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सिंधु सभ्यता का उत्तरी छोर या दक्षिणी छोर या पश्चिमी छोर या पूर्वी छोर कौन सा है। तो सबसे इजी वे में बताने की मैं कोशिश करता हूँ, सबसे इजी वे में, कि इसका जो उत्तरी छोर है वह है मांडा, जम्मू कश्मीर। इसका सबसे दक्षिणी छोर जो है वह है दैमाबाद, महाराष्ट्र। इसका सबसे पूर्वी छोर यूपी उत्तर प्रदेश में मेरठ में आलमगीरपुर लगता है। इसका पश्चिमी छोर सुतकांगेडोर गुजरात लगता है। और इसमें अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बन सकते हैं वह है, जो कि कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कि इस सभ्यता के खोजकर्ता या उत्खननकर्ता कौन है। तो सिंधु सभ्यता में कई स्थल खोजे जा चुके हैं, लेकिन उनमें से कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं, जैसे कि हड़प्पा की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी साहब ने की थी। दूसरा मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी जी ने की थी। चंदहुदड़ो की खोज NG मजुमदार जी ने की थी। लोथल की खुदाई SR राव सर ने की थी। कालीबंगा की खुदाई आनलानंद घोष सर ने की थी।
बनावली की खोज R.S. बिष्ट सर ने की थी। धौलावीरा, धौलावीरा की खोज J.P. जोशी सर ने की थी। रोपड़, रोपड़ ये आपका पंजाब में पड़ता है, जिसकी खोज B.B. लाल सर ने की थी। सुतकाग्नेडोर, जिसकी खोज R.L. स्टाइन ने की थी। किसने की थी? R.L. स्टाइन ने। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी। चनहुदड़ो N.G. मजुमदार। लोथल S.R. राव। कालीबंगा अमलानंद घोष। बनावली जो कि आपका हरियाणा में पड़ता है, ये पड़ता है आपका, इसकी खोज की थी R.S. बिष्ट जी ने। धौलावीरा गुजरात जो कि एक महत्वपूर्ण स्थल है, इसकी खोज की थी J.P. जोशी जी ने। रोपड़ पंजाब जिसके खुदाई की थी B.B. लाल जी ने। सुतकाग्नेडोर जिसकी खुदाई की थी R.L. स्टाइन जी ने। अब हम देखेंगे सिंधु सभ्यता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण स्थल जो कि परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं, या उनसे जुड़ी जो महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स हैं, जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे खोजी गई हैं, उसके बारे में क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं या जो पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हड़प्पा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। उसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी जी ने की थी। कब की थी? 1921 में दयाराम साहनी जी ने। यह स्थल रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। किस नदी के किनारे था? रावी नदी के। और किस छोर पर था? बाएं छोर पर था। सिंधु सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में पिग्गट महोदय ने लिखा है। क्या लिखा है? कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जो दो जुड़वा बहनें हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पिग्गट महोदय ने कहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये विस्तृत साम्राज्य की दो जुड़वा बहनें हैं। इसमें जो खुदाई के दौरान जो महत्वपूर्ण साक्ष्य जो मिले थे वो क्या क्या था? शंख का बना बैल मिला था। कौन सा बैल मिला था? शंख का बना बैल था। इसमें उर्वरता की देवी का चित्र प्राप्त हुआ है, जिसमें कि एक देवी का चित्र जिसमें नाभि से एक पेड़ को उगते हुए दिखाया गया है, इसीलिए इसको उर्वरता की देवी का चित्र कहा गया है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो पाई गई वो समाधि, जिसे कि R37 या कब्रिस्तान भी कहा जाता है। चौथी सबसे इसमें महत्वपूर्ण चीज़ जो पाई गई है वो है गेहूँ और जौ के साक्ष्य। सबसे पहले खोजी गई भारतीय सभ्यता थी यह। कौन सी सभ्यता थी? सबसे पहले जो खोजी गई थी वो थी हड़प्पा सभ्यता। इसमें 6 कक्षों की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार का अवशेष भी मिला है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शंख का बना महल या उर्वरता की देवी का चित्र या समाधि या गेहूं तथा जौ के अवशेष या सबसे पहले कौन सी सभ्यता खोजी गई थी, तो वो आप क्या उसमें ऑप्शन लगाएंगे? हड़प्पा सभ्यता। ये किसके किनारे स्थित थी? रावी नदी के किनारे। इसकी खोज कब की गई थी? 1921 में। किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा में। किसने इसको विस्तृत साम्राज्य की दो जुड़वा बहनें कहा है? तो इसको कहा है पिग्गट महोदय ने। यहाँ पर 6 कक्षों की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार का अवशेष भी मिला है। हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दी थी। किसने दी थी? चार्ल्स मेसन ने। ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा कि हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों अर्थात मतलब जो टूटे फूटे जो खंडहर बच जाता है, जो अवशेष बच जाते हैं, उसे ही ध्वंसावशेष कहा जाता है। इसके विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मेसन द्वारा दी गई थी। इसका एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल है जो कि है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में और हड़प्पा के सभ्यता के बारे में पिग्गट जी ने कहा था कि ये दोनों एक विस्तृत साम्राज्य की 2 जुड़वा बहनें हैं। जिस प्रकार हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित थी, उसी प्रकार मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी जी ने की थी। किसने की थी? राखलदास बनर्जी जी ने। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, या मर जाते हैं जो लोग या जो लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं उनको जो दफनाया जाता है उसका टीला अर्थात कब्रिस्तान। इसका सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक जो है वो है बृहत स्नानागार। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बृहत स्नानागार के अवशेष किस सिंधु सभ्यता घाटी के पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो वो है मोहनजोदड़ो से। इसका
लंबाई कितनी है, 11.8 मीटर लंबा है ये, 7.01 मीटर चौड़ा है ये, और 2.43 मीटर गहरा है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसका पूछना, इतना डीप में पूछेगा, लेकिन फिर भी आप जानकारी में जान लीजिए कि इसकी लंबाई 11.8 मीटर है, इसकी चौड़ाई 7.01 मीटर है, इसकी गहराई 2.43 मीटर है। साथ ही साथ कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये विशाल स्नानागार किस कारण से या किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता था। तो यह विशाल स्नानागार धर्म अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए प्रयोग किया जाता था। किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता था? धर्म अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए। जैसा कि आजकल होता है कि लोग जाते हैं गंगा नदी में डुबकी लगाने, या हरिद्वार में जाते हैं, अपने तीर्थ स्थलों पर जाते हैं नदियों में डुबकी लगाने अपने आप को पवित्र करने के लिए। उसी प्रकार तत्कालीन समाज में उस समय मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार बनाया गया था, जिसका प्रयोग धर्म अनुष्ठान के लिए किया जाता था। इसकी सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार थी। क्या थी? विशाल अन्नागार अर्थात जहाँ पे अन्न को रखा जाता है। जैसे कि आजकल कोल्ड स्टोरेज होते हैं, स्टोरेज होते हैं, उस टाइम पर एक ऐसे उस टाइम के लोगों ने भी स्टोरेज बनाया था ताकि अनाज जो उगाते हैं उसको स्टोर कर सकें और उसका उपयोग कर सकें। तो उस टाइम की सबसे बड़ी इमारत जो थी क्या थी? विशाल अन्नागार थी, जिसकी लंबाई 45.72 मीटर थी और इसकी चौड़ाई 22.86 मीटर थी। मोहनजोदड़ो की विशेषता है कि इसकी सड़कें जो थीं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। किस पर काटती थी? समकोण पर काटती थी। और इसकी जो मुख्य सड़क थी वो 9.25 मीटर चौड़ी थी, जिसे राजमार्ग कहा जाता था। जैसे कि आज के वर्तमान समय में नेशनल हाईवेज़ होते हैं, उस समय जो 9.25 मीटर चौड़ी जो रोड थी उसे राजमार्ग कहा जाता था। और ये रोड जो होती थी या सड़कें होती थी वो एक दूसरे को संपूर्ण पर काटते हुए नगर को अनेक वर्गाकार तथा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। कैसे खंडों में? वर्गाकार, वर्ग के आकार के रूप में, वर्ग के आकार के रूप में, और चतुर्भुज आकार के रूप में, खंड के रूप में नगर को विभाजित करती थी। अब हम देखेंगे कि मोहनजोदड़ो से कौन कौन से महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट साक्ष्य जो कि कई बार प्रश्नों में पूछा जा चुका है, पेपर की विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्नों में पूछा जा चुका है, वह है कांसे की नृत्य नारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो वो प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। यानी कि नृत्य करती हुई नारी की जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। साथ ही साथ पुजारी या योगी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। और मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति की कहाँ से प्राप्त हुई है। तो वो प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। इसमें और कुछ महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स हैं, जैसे कि फाइंडिंग्स यानी कि साक्ष्य जो प्राप्त किए गए हैं वो है सूती कपड़ा, हाथी का कपालखंड, यानी कि जो हाथी जब तत्कालीन जो हाथी रहा होगा वो मर गया होगा, उसके मरने के बाद उसका जो अवशेष बचा होगा, हड्डियों का अवशेष, उसका कपाल यानी कि सर जो की हड्डी जो पाई गई थी उसे हाथी का कपालखंड कहते हैं। कुंभकारों के 6 भट्टे और घोड़े के दांत भी प्राप्त किए गए। अगला जो महत्वपूर्ण स्थल है वह है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो की खोज 1931 में एमजी मजुमदार ने की थी, लेकिन इसका उत्खनन 1935 में मैक ने किया था। ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा कि इसकी खोज 1931 में एमजी मजुमदार ने की थी, लेकिन इसका उत्खनन 1935 में मैक ने किया था। यहाँ सैंधव सभ्यता के अतिरिक्त प्राक ऐतिहासिक संस्कृति, जिसे झूकर या झांगर संस्कृति कहते हैं, उसके अवशेष भी मिले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा या याद कर लीजिएगा कि झूकर या झांगर संस्कृति के अवशेष किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं जो कि सिंधु सभ्यता से रिलेट करता है, वो है चनहुदड़ो। यह एक औद्योगिक केंद्र था। कौन सा केंद्र था? यह एक औद्योगिक केंद्र था जहाँ मणिकारी मोहरे बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। भार माप के बटखरे समझ रहे हैं? भार जैसे मापना जाता है, जैसे वेट कर मापने के लिए जो बाट का प्रयोग किया जाता है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। और साथ ही साथ यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फाइंडिंग है यहाँ से कि मैक को यहाँ से, मैक जो कि उसके उत्खनन करता थे, उनको यहाँ से मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ था। मनका यानी कि मोती बनाने का।
कारखाना प्राप्त हुआ था। साथ ही साथ इसके अन्य जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यहाँ से वह है अलंकृत हाथी, यानी कि अलंकृत मतलब जो सजावटी हाथी है, जो खिलौने के रूप में हाथी है लेकिन उस पर काफ़ी कलाकारी की गई है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार इसको पूछा जा चुका है पेपर में कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह किस सिंधु घाटी के स्थल से प्राप्त हुए हैं, वो हैं चनकुदड़ो। यह एक मात्र स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। किस प्रकार की ईंटें मिली हैं? वक्र आकार की ईंटें मिली हैं। इसका अनेक महत्वपूर्ण स्थल अब अगला हम देखते हैं सिंधु सभ्यता का, जो कि है लोथल। लोथल अन्य स्थलों में इसकी तरह ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं कहता हूँ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद में सबसे महत्वपूर्ण स्थल जो है वो है लोथल ही है। इसकी विशेषता के कारण या महत्वपूर्ण होने के कारण ही इसे लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज SR राव जी ने की थी। यह कहाँ स्थित है? कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लोथल किस राज्य में स्थित है, तो लोथल गुजरात में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? भोगवा नदी के तट पर लोथल स्थित है। इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ से जहाज़ों की गोदी या डॉकयार्ड प्राप्त हो रहा है। जहाज़ों की गोदी यानी कि जहाँ से जहाज़ों को रवाना किया जाता है या जहाज़ जहाँ पे आते हैं। साथ ही साथ इसके अन्य जो महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं वो हैं धान और बाजरे का साक्ष्य यहाँ से मिला है। फ़ारस की मुहर, फ़ारस की मुहर ही यहाँ से जो मिलती है, फ़ारस या ईरान इसको कह सकते हैं। तत्कालीन जो वर्तमान में ईरान है उसको फ़ारस कहा जाता था तत्काल में। तो इससे यह सिद्ध होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो व्यापार था वो अपने ही क्षेत्र में नहीं होता था, बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या वैश्विक स्तर पर भी व्यापार करते थे, या अब दूसरे देशों से भी व्यापार करते थे, या दूसरी सभ्यता से भी व्यापार करते थे। ये इसका प्रमाण है। फ़ारस की मोहर जहाँ से मिलना, ये उसका प्रमाण है। 3 युगल समाधियाँ, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सिंधु सभ्यता के उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से 3 युगल समाधियाँ। युगल मतलब समझ रहे हैं आप? युगल मतलब कि जोड़े में, यानी कि दो मतलब एक ही कब्र में दो अवशेष मिले हैं, इसको ही युगल समाधि। यानी कि ऐसी कितनी कब्रें मिली जिनमें 2 अवशेष थे? वो हैं 3। और घोड़े की लघु मृण मूर्ति, यानी कि मृण यानी कि मिट्टी की बनी हुई मूर्ति मिली है। इसका जो अगला महत्वपूर्ण स्थल है वो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी ये कहाँ पड़ता है? कई बार क्वेश्चन पूछा चुका है। ये पड़ता है हरियाणा में। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं राजस्थान और हरियाणा में, इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये राखीगढ़ी जो पड़ता है वो हरियाणा में पड़ता है। इसकी खोज 1969 में सूरजभान जी ने की थी। यह नदी या घग्गर नदी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यह घग्गर नदी के किनारे स्थित था। राखीगढ़ी किस नदी के किनारे स्थित था? तो यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। अर्थात यानी कि भारत में जितने भी अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो स्थल खोजे गए हैं उनमें सबसे बड़ा स्थल जो कौन सा है? तो वह है राखीगढ़ी। और कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हरियाणा में। यह आप पॉइंट बना लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल कौन सा है? तो वह है राखीगढ़ी। अगले स्थल की बात करते हैं, वो है रोपड़। रोपड़ की खोज 1950 में बीबी लाल महोदय जी ने की थी। रोपड़ पंजाब में स्थित है। इसका आधुनिक नाम, कई बार पूछा जा चुका है कि रोपड़ का आधुनिक नाम क्या है? तो इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। रोपड़ के जो महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स हैं, यानी कि यहाँ रोपड़ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो वो प्राप्त हुआ है तांबे के बाणाग्र, यानी कि तांबे के बाणाग्र। जो बाण होता है, बाण का जो अगला छोर होता है, जैसे कि ये पेन है, इसका अगला छोर, इसके पॉइंट यानी कि इसका टिप जो वार करता है, जो घाव देता है, वो तांबे का बना होता था, वो वहाँ से मिला है। कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। इसकी विशेषता यहाँ पे है कि मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। यह एकमात्र स्थल है सैंधव सभ्यता का जहाँ से मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, हो सकता है आगामी पेट की परीक्षा में भी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। रंगपुर पड़ता है गुजरात में। यहाँ पे कई साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख साक्ष्य हैं जो कि खेती से रिलेटेड हैं, जैसे कि चावल है, बाजरा है, ज्वार है।
इससे ये पता चलता है कि रंगपुर गुजरात में चावल बाजरा ज्वार की खेती की जाती थी। अगला जो महत्वपूर्ण स्थल है वह है आलमगीरपुर। यह सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है क्योंकि यह स्थल यूपी में स्थित है। दूसरा, यह सबसे पूर्वोत्तम छोर भी है, इसलिए यह स्थल महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कई बार क्वेश्चन या क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा चुका है कि यूपी में स्थित उस स्थल का नाम बताइए जो कि सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वोत्तम छोर है। वह है आलमगीरपुर। ये कहाँ स्थित है इस आधुनिक समय में? मेरठ में। किस नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी के किनारे है। इसकी खुदाई में जैसे कि अन्य साक्ष्य मिले हैं वैसे कि इसमें कुछ कॉमन साक्ष्य मिले जैसे कि मध्यभांड मिला है और मनके मिले हैं। अगला जो यूपी में महत्वपूर्ण स्थल स्थित है वो है हुलास। हुलास भी यूपी में स्थित है और ये कहाँ पर है? यूपी के सहारनपुर में है। यहाँ से कांचली मिट्टी के मनके, चूड़ियाँ, खिलौना गाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं। अगला जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है कालीबंगा। कालीबंगा यह आपका राजस्थान में स्थित है। साथ ही साथ यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है और यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो पक्की ईंट का प्रयोग इसमें नाली में किया गया है, स्नानागार में किया गया है। लेकिन मकान जो कैसे बने होते थे? मकान कच्ची ईंटों के बने होते थे, लेकिन जो नालियों में और स्नानागारों में जो ईंटें लगाई गई हैं वो कैसी हैं? पकी हुई ईंटें हैं। इसकी खोज अमलानंद घोष जी ने की थी और ये कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, कई बार पूछा जा चुका है कि कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। इसका जो महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या क्या मिले हैं, तो यहाँ से एक जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। इसमें नगर को 2 टीलों में बांटा गया है। 2 टीले में जो पहला टीला था उसे कालीबंगा प्रथम और दूसरे टीले को कालीबंगा द्वितीय कहा जाता था। कालीबंगा प्रथम से ही भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। ये क्वेश्चन पूछा चुका है कि सिंधु सभ्यता के उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो वह स्थल कौन सा है? कालीबंगा। कालीबंगा में भी कौन सा? तो कालीबंगा प्रथम। मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट ही फैक्ट्स करा रहा हूँ जो कि आपको परीक्षा में आपको हेल्प करेंगे और यही इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप निश्चिंत होकर के इसको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आप ध्यान दीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। अगला स्थल देखते हैं हम धौलावीरा। धौलावीरा की खोज 1967 से 68 में जेपी जोशी द्वारा की गई थी। इसके द्वारा जेपी जोशी द्वारा की गई थी, लेकिन इसकी खोज या इसकी खुदाई मतलब विस्तृत रूप में किसने कही थी? तो 1991 में इसकी खोज की थी, उत्खनन किया था आर.एस. बिष्ट जी के द्वारा। इसके द्वारा आर.एस. बिष्ट। इसमें जैसे कि कालीबंगा में नगर को 2 भागों में बांटा गया था, लेकिन इसमें नगर को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है किला, फिर आता है मध्यनगर, फिर आता है निचला नगर। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ से एक विशाल जलाशय के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कौन से विशाल जलाशय के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वह प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। इसकी विशेषता यह थी कि यहाँ के निवासी उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा जा चुका है परीक्षाओं में कि उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था की साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो वो कौन सा है? धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ स्थित है? धौलावीरा गुजरात में स्थित है। इसके जो अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार का 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपीपीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है कि हड़प्पा लिपि के के बड़े आकार का 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख किस हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है? इसके पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है, माफ़ कीजिएगा, तो वह है धौलावीरा। अगला जो महत्वपूर्ण स्थल है वह है सूरकोटडा। सूरकोटडा एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है जो कि गुजरात में स्थित है, क्योंकि संपूर्ण सिंधु सभ्यता में हमें घोड़े के साक्ष्य देखने को नहीं मिलते हैं, परंतु गुजरात में जब सूरकोटडा की खुदाई होती है तो वहाँ पे घोड़े की हड्डियों के कुछ साक्ष्य मिलते हैं। तो इस प्रकार यह तो खारिज नहीं किया जा सकता है कि सिंधु सभ्यता में घोड़े उपलब्ध थे ही नहीं या घोड़े के उस समय कोई भी जानकारी उनको नहीं थी। अगला जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है दैमाबाद। दैमाबाद यह आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। यह सबसे दक्षिणी छोर है
सिंधु सभ्यता का। यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। यहाँ से जो महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले वो क्या क्या हैं? वो हैं रथ चलाता हुआ मनुष्य मिला है, सांड मिला है, गैंडे की आकृतियाँ मिली हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल थे जो कि मैंने आपको कराए। अंत में मैं कुछ और दो और महत्वपूर्ण स्थल हैं जिससे कई बार क्वेश्चन पूछे आ चुके हैं। UPTSS से भी कई क्वेश्चन पूछे हैं, तो उनको मैं करा देता हूँ जिससे आप जो पढ़ सकें, याद कर सकें। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं बनावली। बनावली जो कि कहाँ पड़ता है? आपका हरियाणा में आता है। इसकी खोज 1973-74 में RS बेस्ट ने की थी। इसकी खासियत क्या थी कि सड़कें नगर को तारांकित भागों से में विभाजित करती थी। किस प्रकार के भागों में? तारांकित। अन्य यहाँ पे साक्ष्य क्या क्या मिले हैं? तो यहाँ से हल की आकृति के खिलौने मिले हैं और तांबे के बाड़ाकर मिले हैं। इसमें जो हल की आकृति के खिलौने मिले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जा चुका है कि हल की आकृति के खिलौने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो वो मिलते हैं बनावली। बनावली पड़ता है कहाँ पे? बनावली पड़ता है आपका हरियाणा में पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण स्थल और अंतिम स्थलों में से एक वो है आपका मांडा। मांडा आपका पड़ता है जम्मू कश्मीर में। और ये किस नदी के किनारे स्थित था? ये स्थित था दास नदी के किनारे। इसको सबसे उत्तरी छोर माना जाता है और इसकी खोज 1988 में JP जोशी ने की थी और उसका उत्खनन किया था। चलिए दोस्तों, मैं आपको सिंधु सभ्यता से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूँ जो कि पेपर में डायरेक्ट एकदम फैक्चुअल फॉर्म में एकदम डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे कि आलमगीरपुर के बारे में पूछा जाता है, तो आलमगीरपुर सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर है, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है और उत्तर प्रदेश की परीक्षा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आपको इसको याद रखना चाहिए कि सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर कौन सा है? तो सबसे पूर्वी छोर इसका आलमगीरपुर है और ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है और ये हिंड नदी के किनारे के तट पर है। हुलास भी एक महत्वपूर्ण स्थल होता है कि ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित है। सिंधु सभ्यता के लोग सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग करते थे मिट्टी के बर्तनों पर। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के मिट्टी के बर्तन किस रंग के होते थे? तो वो किस रंग के होते थे? तो वो होते थे लाल रंग के होते थे। साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता, माफ़ कीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? आर्य थी या गैर आर्य थी? तो यह सभ्यता गैर आर्य थी। गैर आर्य मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यह सभ्यता नगरीय थी। क्योंकि यह सभ्यता नगरीय थी, जबकि जो आर्य थे वो आर्य मोस्टली ग्राम जैसी सभ्यताओं में निवास करते थे। इसलिए यह सभ्यता गैर आर्य थी। क्योंकि यह कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। आपको याद रखना पड़ेगा सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी। तो यह गैर आर्य थी क्योंकि यह कौन सी सभ्यता थी? यह नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पे और देख लेते हैं हम राखी गढ़ी के बारे में बात करें तो राखी गढ़ी भारत में हड़प्पा का वृहत्तम स्थल है, जो कि डायरेक्ट आपका फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। आप इसको अच्छे से हेडलाइन कर लीजिएगा। यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। अगला स्थल अगला पॉइंट देख लेते हैं हम, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे के ज्ञान का अभाव था। संपूर्ण सिंधु सभ्यता की जितने भी खुदाई हो चुकी, जितने भी साक्ष्य मिल चुके हैं, उन सब में हमको कहीं पर भी हमको लोहे के साक्ष्य देखने को नहीं मिलते हैं। तो कई क्वेश्चन बनता है कि सिंधु सभ्यता में किस प्रकार के धातु के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। तो किस प्रकार के धातु के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए? तो वह है लोहा। यहाँ पर मूर्ति पूजा का प्रचलन था। साथ ही साथ यहाँ पर शेर के अवशेषों का अभाव है। पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि किस जानवर के अवशेष सिंधु सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो वह है शेर के अवशेष। सैंधव लोग जो थे, यानी कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, अगला पॉइंट है, वो शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। ठीक है, जाहिर सी बात है उस समय लोगों के पास में इतने अनाज नहीं होता था कि वो अपना पेट भर सकें, तो अपना पेट भरने के लिए वो मांसाहार भी करते थे। इनका मुख्य खाद्यान्न एक आता है, यानी कि जो मुख्य खाने की चीज़ें वो क्या क्या थी? इनका तो मुख्य खाने की चीज़ें गेहूँ थी और जौ थी। इनका मनोरंजन का प्रमुख साधन क्या था? मनोरंजन के लिए ये पासा प्रमुख खेल था। जैसे कि पासा फेंकते हैं लूडो में आदि, वैसे ही ये पासा उनका प्रमुख खेल था। इसमें एक अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट आ जाता है कि कपास के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता कहाँ से मिलते हैं? तो कपास के प्राचीनतम साक्ष्य हमको सिंधु सभ्यता से प्राप्त होते हैं। इसको आप हेडलाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस समय पर
जो गाय थी, गाय का इतना महत्व नहीं था जितना कि एक कुबड़ वाले बैल का महत्व था। इस सभ्यता में कुबड़ वाले बैल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। ये बात आप अच्छे से याद रख लीजिए कि पूछेगा कि किस जीव या किस जानवर का सिंधु सभ्यता में अधिकतम महत्व था, तो वह था कुबड़ वाला बैल। इस समय माफ़ कीजिएगा, इस समय सिक्कों का प्रचलन नहीं था और क्रय विक्रय करने के लिए वस्तु विनिमय का प्रयोग किया जाता था। वस्तु विनिमय के लिए आप समझ सकते हैं कि वस्तु विनिमय से आशय ये होता है कि आप मुझे एक वस्तु दीजिए, बदले में मैं आपको एक वस्तु दूंगा। जैसे कि सपोज़ कीजिए मेरे पास में आलू है और आपके पास में चावल है। आपको आलू की आवश्यकता है, मुझे चावल की आवश्यकता है, तो हम दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही वस्तु विनिमय कहा जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि जो मैंने पढ़ाया है आज आपको वो समझ में आया होगा। और ये मेरा पहला वीडियो है, तो जो भी गलतियाँ हुई हों मैं उसको आगे सुधार करूँगा। और हो सके तो मुझे आप सपोर्ट कीजिएगा अपने अच्छे कमेंट से, अपने लाइक से, अपने सब्सक्राइब से। चलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। गुड नाइट।